नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, झारखंड एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम रुपये का अवमूल्यन कब किया? 19 अगस्त 1949, 19 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1949। तो अगर भारत में रुपए के अवमूल्यन की बात की जाए तो भारत में रुपए का अवमूल्यन अभी तक 3 बार किया गया है। 3 बार में सबसे पहले जो अवमूल्यन किया गया था वह 19 सितंबर 1949 को किया गया था और दूसरा अवमूल्यन 6 जून 1966 को किया गया था। तीसरा अवमूल्यन 1991 को किया गया था, जिसमें 2 बार किया गया था। एक 1 जुलाई को किया गया था और दूसरा अवमूल्यन 3 जुलाई को किया गया था। तो भारत में अगर वर्षों की बात की जाए तो अभी तक 1949, 1966 और 1991 में 3 बार अवमूल्यन किया गया था और 1949 में जो अवमूल्यन था वह 19 सितंबर को किया गया था और इसमें 19 सितंबर बी ऑप्शन में है, तो एक का सही आंसर बी हो जाएगा। अब अवमूल्यन के बारे में जान लेते हैं। क्या है अवमूल्यन? किसी देश की सरकार द्वारा जब घरेलू देश की मुद्रा के मूल्य में किसी अन्य देश की मुद्रा के तुलना में जानबूझकर कमी की जाती है तो ऐसी प्रक्रिया को अवमूल्यन कहा जाता है। घरेलू देश की मुद्रा के मूल्य में कमी या गिरावट होने से क्या होता है? विदेशी ग्राहकों के लिए निर्यात सस्ता हो जाता है। विदेशी ग्राहकों के लिए निर्यात सस्ता हो जाता है, अर्थात निर्यात की मांग बढ़ जाती है और निर्यात बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होने लगता है। जब सस्ता हो जाता है निर्यात तो बढ़ जाता है निर्यात, और आयात महंगा होने से आयात कम हो जाता है। इसके अलावा अल्पावधि में अवमूल्यन से मुद्रा स्फीति भी बढ़ सकती है तथा उच्च रोजगार और तीव्र जीडीपी विकास अवमूल्यन की मदद से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय बढ़ाना, भुगतान में असंतुलन सही करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय समझ देना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो है निर्यात को प्रोत्साहन देना है। निर्यात को प्रोत्साहन देना ऑप्शन सी में है, तो 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, देश का स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? बीएसई, आईएसई, आरबीआई, सेबी। तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज को जो है सेबी नियमित करती है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड इसे नाम दिया गया है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। 92 को इसको वैधानिक दर्जा मिला था, बाकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है सेबी का वह मुंबई में है। सेबी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने के अलावा प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन तथा विनियमन करती है। तो सेबी के यह कार्य हैं और इसमें पूछा गया है देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, तो वह सेबी नियमित करती है। 3 का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति, इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, निर्यात और आयात जब बराबर होता है तो स्थिर व्यापार संतुलन होता है। अगर निर्यात ज़्यादा होता है आयात की तुलना में तो अनुकूल व्यापार संतुलन होता है, और अगर आयात ज़्यादा होता है निर्यात से तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। और पूछा गया है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात निर्यात से अधिक होते हैं तब प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। जब आयात निर्यात से अधिक होते हैं, तो आयात अधिक है निर्यात से, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति, ए ऑप्शन ही सही है। 4 का ए सही है। 5, किसे अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? माल्थस को, जेके मेहता को,
रिकार्डो को, एडम स्मिथ को। अगर अर्थशास्त्र के पितामह की बात की जाए तो प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य को कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ एंड कॉजेज ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना की। इसलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्र का संबंध जो था वह राजनीति विज्ञान से था, और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है? एडम स्मिथ को। 5 का डी सही है। 6, मुद्रा नीति नियमित होती है राज्य सरकार द्वारा, उधारदाताओं द्वारा, आरबीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा। तो मुद्रा नीति जो है वह एसबीआई द्वारा नियमित होती है, सॉरी आरबीआई द्वारा। 6 का जो सही आंसर हो वह है आरबीआई, सी सही है। आरबीआई द्वारा मुद्रा नीति नियमित की जाती है। आरबीआई वह सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था है जो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता हेतु मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। नई मौद्रिक नीति में 6 सदस्यों का एक पैनल होता है। नई मौद्रिक नीति में कितने? 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 3 सदस्य जो आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनमें आरबीआई गवर्नर जो है मौद्रिक नीति का पदेन अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति का प्रभारी जो है डिप्टी गवर्नर होता है, और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी मौद्रिक नीति का सदस्य होता है। और सरकार द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वह कैबिनेट मंत्री होते हैं और स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो मौद्रिक नीति में का गठन जो है 6 सदस्यों के एक पैनल द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति नियमित की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1962, 1963, 1964, 1965। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा है। और भारत में अगर प्रथम औद्योगिक बैंक की बात की जाए तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसकी स्थापना जुलाई 1948 में की गई थी, यह भारत का प्रथम औद्योगिक बैंक है। तो 1948 सही ऑप्शन सी है 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारते हैं? अवमूल्यन, करों में कमी, अधिमूल्यन, कोई नहीं। तो अवमूल्यन जो है वह विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारते हैं। अवमूल्यन द्वारा भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है, क्योंकि अवमूल्यन से घरेलू देश के मुद्रा के मूल्य में गिरावट या कमी आती है, जिससे क्या होता है, निर्यात सस्ता हो जाता है और निर्यात बढ़ता है, तथा आयात महंगा होने से आयात कम होता है। निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है, इससे क्या होता है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो 8 का सही आंसर ए है। 9, भारत में आर्थिक असमानता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है। छुआछूत, अमीर गरीब, निरक्षरता। तो भारत में आर्थिक असमानता जो है अमीर गरीब द्वारा दर्शाई जाती है। 9 बी सही है। 10, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है बिमल जालान को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पी चिदम्बरम को, प्रणब मुखर्जी को। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। आज ही के दिन का मतलब हुआ 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश करते हुए भारत में नए आर्थिक सुधार अर्थात नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया था। तो इसलिए उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति का बजट जारी किया था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत का प्रथम बैंक कौन है?
पीएनबी, आरबीआई, बीओबी, एसबीआई। तो भारत का प्रथम बैंक पीएनबी है इन ऑप्शन के अनुसार। अगर भारत में बैंकिंग इतिहास पर गौर किया जाए तो सबसे पहले 1970 में 1970 में 1770 में सबसे पहले द बंगाल बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा की गई थी। इसके बाद 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, 1840 में मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी, 1840 मुंबई प्रेसिडेंसी और 1843 मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी। 1865 में इलाहाबाद बैंक स्थापित की गई जो 2019 तक कार्य करती रही और 2020 में इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत की सबसे पुरानी बैंक थी। अगर ऑप्शन में इलाहाबाद बैंक होता तो वह सही हो जाता, लेकिन इलाहाबाद बैंक नहीं है, इसलिए यहाँ पीएनबी सबसे पुरानी बैंक है। इसके अलावा 1875 में ही अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना फैजाबाद, जो वर्तमान अयोध्या में है, की गई थी, जो आंशिक रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। 1893 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर में की गई थी और 1894 में पीएनबी ने कार्य चालू किया था। 1921 में बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक को जोड़कर इंपीरियल बैंक बनाया गया और 1927 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु यंग हिल्टन आयोग गठित किया गया। 1929 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आयोग ने केंद्रीय बैंक की वकालत की कि देश का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। 1934 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया और 1934 में है केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 बना। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किया। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किया। आरबीआई ने 1940 तक वर्मा तथा 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो इस प्रकार से यहाँ जो आंसर था वह ए है। तो बैंक का यह एक संक्षिप्त इतिहास था। अगर बैंक की सिंपल परिभाषा की बात की जाए तो बैंक वह संस्था है जो मुद्रा के कारोबार में हिस्सा लेती है, उसे क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने से उस मुद्रा का होता है विमुद्रीकरण, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अवमूल्यन। तो अवमूल्यन होता है। 12 डी सही है। 13 राष्ट्रीय कृषि बीमा आयोग कब लागू किया गया था? 1985, 1990, 1999, 2002। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा आयोग 1990 में लागू किया गया था। 13 बी सही है। 14 आगम एवं भुगतान खाता शुरू होता है क्रेडिट शेष से, डेबिट शेष से, ए था बी दोनों से, ना तो ए ना तो बी। तो आगम तथा भुगतान खाता जो है डेबिट शेष से शुरू होता है। 14 का सही आंसर बी है। 15 नंबर क्वेश्चन, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? चिड़ियाघर में, कृषि में, पशुपालन में, शेयर बाजार में। तो बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग जो है शेयर मार्केट में होता है, जिसमें बियर का क्या मतलब होता है और बुल का मतलब क्या होता है? बियर और बुल अलग अलग शब्द हैं। बियर का अर्थ है शेयर बाजार का नीचे गिरना, बियर का मतलब शेयर बाजार का नीचे गिरना, और बुल का मतलब है शेयर बाजार में उछाल आना। तो इस प्रकार से बियर और बुल का अर्थ या मतलब जो है वह या संबंध जो है शेयर बाजार से है और शेयर बाजार डी ऑप्शन में है, डी सही है। अगला 16 नंबर, 10 रुपये के नोट पर कितने भाषाओं का उल्लेख रहता है? 10, 15, 17, 20। तो 10 रुपये के नोट पर 17 भाषाओं का उल्लेख होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नोटों से ही संबंधित, जिसमें जो नोटों पर प्रतीक चिन्ह है, तो किस नोट पर कौन सा प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह भी जान लेते हैं। तो 10 रुपये के नोट पर
सूर्य मंदिर चित्रित किया गया है जो कोणार्क में स्थित है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा का चित्र बना हुआ है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी मंदिर का चित्र उत्कीर्ण किया गया है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाग का चित्र बना है और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र बनाया गया है। तो यह किस नोट पर किस चित्र का उल्लेख या चित्र बना हुआ है इसके बारे में जानकारी थी। अगला क्वेश्चन 17, भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए था। भारतीय बैंक, सिडबी, महिला कल्याण बैंक, भारतीय महिला बैंक। तो भारतीय महिला बैंक जो पहला बैंक था सिर्फ महिलाओं के लिए था, जिसकी स्थापना नवंबर 2013 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नाबार्ड के विकास से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र, भू संपत्ति, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, भारी उद्योग। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित बैंक के नाम में ही आ जा रहा है। तो सी सही है 18 का, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया। 2009, 2010, 2011, 2012। तो भारत में रुपये का चिन्ह जो है 2009 में अपनाया गया था और डी उदय कुमार ने रुपये के चिन्ह का प्रतीक बनाया था। अगला 19 का आंसर भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया। 2010 होना चाहिए। 19 का 2010 बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन भारतीय करेंसी मुद्रा नोटों के पीछे भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित हैं। 12, 13, 14, 15। तो भारतीय करेंसी या नोटों के पीछे भाग पर जो मुद्राएं हैं वह 15 मुद्राएं वर्णित हैं या 15 भाषाएं लिखी गई हैं। 20 का सही आंसर डी है 21। भारत में मौद्रिक समाहार के संबंध में M1 कहलाती है। तो M1 को क्या कहा जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। और संकीर्ण मुद्रा किस ऑप्शन में है। संकीर्ण मुद्रा जो है वह सी ऑप्शन में है। 21 का सी सही है। 22 किस मुद्रा परिमाण को भारत में विस्तृत मुद्रा माना जाता है। M1, M3, M4, M2। तो विस्तृत मुद्रा M3 को माना जाता है। 22 बी सही है। 23 निम्न चित्र में प्रदर्शित ए बिंदु पर ईडी जो है वह इकाई के बराबर है। इकाई के बराबर बी ऑप्शन में है। 23 बी सही है। 24 अदृश्य मदों के व्यापार से अभिप्राय है। तो सेवाओं का व्यापार जो है वह अदृश्य मदों के अंतर्गत आता है क्योंकि दिखाई नहीं देता है, और वस्तुओं का व्यापार जो है वह दृश्य मदों के अंतर्गत आता है। तो 24 का सही आंसर ए है। 25 संरक्षण की विधि के लिए निम्न में क्या सत्य है। अभ्यंश, प्रशुल्क, विनिमय नियंत्रण। तो संरक्षण की विधि के अंतर्गत अभ्यंश, प्रशुल्क और विनिमय नियंत्रण तीनों सही है। 25 सी सही है। 26 चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा किसने की या किस वर्ष की गई थी। तो 28 फरवरी 1994 को, 1 जनवरी 1994 को, 2 फरवरी 1994 को, 1 अप्रैल 1994 को। तो चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा 28 फरवरी 1994 को की गई थी। 26 ए सही है।